हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए, जहां उन्होंने सिंदूर की शक्ति के बारे में बताया। सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। भोपाल की धरती से पीएम मोदी ने सरहद पार आतंकियों को खुली चेतावनी दी, साथ ही आतंकियों के मददगार और पनाहगार पाकिस्तान को भी ललकारा। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम के संदेश में शक्ति, श्रद्धा और सुरक्षा का संगम देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित दिल्ली में विकास की नई रेखा खींची गई। रेखा गुप्ता की सरकार ने 100 दिनों के कामकाज का बही खाता खोल दिया। मैं दिल्ली को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास हम पे बनाए रखा और हमने छोटा सा ये प्रयास अपने 100 दिनों के छोटे से कार्यकाल में किया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। उन्हें विपक्ष में रहने की आदत है और वो करेंगे और उनका काम है, उन्हें करना चाहिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस मौके पर एक बुकलेट भी जारी की, जिसमें बीजेपी सरकार के 100 दिनों के कामों का बखान है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सरकार दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 लाई है। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू किया गया, जिससे 6 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा हुआ। दिल्ली के 257 सरकारी स्कूलों में कौशल विकास क्लासेस की शुरुआत हुई। यमुना नदी की सफाई के 34 नए एसटीपी बनाने का काम शुरू। छात्रों को डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड। दिल्ली में अंतिम जगह तक पहुंचने के लिए देवी नाम से इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत। पुलिस के सहयोग से महिलाओं के लिए संवेदनशील जगहों पर 50,000 CCTV से निगरानी और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की मदद देने की घोषणा। रेखा गुप्ता अपनी सरकार के कामकाज को लेकर भले ही पीठ थपथपा रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे सिर्फ सियासत बता रही है। देखिए, आरोग्य मंदिर में सिर्फ और सिर्फ या तो मोहल्ला क्लिनिकों को दोबारा से पेंट करके उनका नाम आरोग्य मंदिर कर दिया गया, या डिस्पेंसरियों को पेंट करके उनका नाम आरोग्य मंदिर कर दिया गया। इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, वही कि वही पुराने जो हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड में वो वादे गायब हैं, जिनका जिक्र चुनाव में जोर शोर से हुआ था। महिला सम्मान राशि के लिए बजट 5,000 करोड़ का आवंटित किया, लेकिन 2,500 रुपए खाते में नहीं आए। दिल्ली में अब भी कई जगहों पर पानी की समस्या बनी हुई है। जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो में 4,000 रुपए तक मुफ्त यात्रा का वादा किया गया। जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत काम अब तक शुरू नहीं। ऑटो टैक्सी चालकों का वेलफेयर बोर्ड बनाने का वादा पूरा नहीं हुआ। गिग वर्कर को 10 लाख का बीमा का वादा किया गया था। विपक्ष के पास बीजेपी की नाकामियों की लंबी लिस्ट है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों का जीवन नरक बना दिया। बेहतर काम करना तो छोड़िए, अपने वादे पूरा करना तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से चलती हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को 100 दिन के अंदर ठप कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों का जीवन नरक बना दिया। बेहतर काम करना तो छोड़िए, अपने वादे पूरा करना तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से चलती हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को 100 दिन के अंदर ठप कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में लोगों के सामने बीजेपी ने उम्मीदों का बड़ा पहाड़ खड़ा किया था। राजधानी को वर्ल्ड क्लास बनाने की जिम्मेदारी और यमुना की सफाई का काम, ये आसान बिल्कुल नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। पिछले 10 साल जीतने से पहले कैसे बिताए दिल्ली? संघर्ष में जब ये देखते थे कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जब भ्रष्टाचार की रोज पोले खुली, जब शराब के ठेके गली गली खुल गए थे, तो हम संघर्ष में थे। हम कभी सचिवालय में प्रदर्शन करते थे, कभी विधानसभा पे जाते थे, कभी केजरीवाल साहब के घर जाते थे, आवाज उठाते थे। और इससे पहले जब हम चुनाव लड़े और आंधियां जैसा माहौल दिख रहा था, थोड़े थोड़े मार्जिन से हम लोग हार जाते थे, तो हम जनता के बीच में रह के उनका सुख दुख बांटते थे। उनको भोपाल से लेकर दिल्ली तक नारी शक्ति और राष्ट्र शक्ति की साझा परिभाषा काफी कुछ कहती है। आज भोपाल से जहां भारत की दिशा तय की गई, वहीं दिल्ली की विकास गाथा की दशा का नया अध्याय रेखा गुप्ता ने सबके सामने साझा किया। चुनौतियां आएंगी, लेकिन उसका समाधान करने में न तो दिल्ली झिझकता है और न ही भारत। आज तक ब्यूरो। और अब करते हैं दंगल की शुरुआत, चर्चा की शुरुआत। खास मेंबर में हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़े हैं, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए, हमारे साथ संजीव झा जुड़े हैं जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, और साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी जुड़े हैं। लेकिन शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे कि जब नारी शक्ति की लकीर प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में खींच रहे थे और दिल्ली में भी दिख रहा था, लेकिन विपक्ष के सवाल ही सवाल हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, चाहे दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को लेकर हो। खुश नहीं है विपक्ष? नहीं, देखिए, विपक्ष को खुश करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ना राजनीति करती है, ना ऑपरेशन सिंदूर विपक्ष को खुश करने के लिए किया गया था, और न दिल्ली का विकास विपक्ष को खुश करने के लिए किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकी आकाओं की मांद में घुसकर आतंक के अड्डों को ध्वंस करने के लिए किया गया, और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से आतंक के अड्डे ध्वस्त हुए, और स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिस तरह से इकबालिया बयान दे रहे हैं कि जब तक वो सोकर उठे और फजर की नमाज के बाद भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने की उन्होंने तैयारी की, तब तक उनके वायुसेना के तमाम अड्डे ध्वस्त हो चुके थे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा है। तो एक तरफ तो ये व्यवस्था, और भारत की किस तरह से महिला शक्ति ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, यह पूरी दुनिया ने देखा। उसी तरह से 100 दिनों के भीतर एक तरफ जो है राजीव जी 15 साल के कांग्रेस का शासन और लगभग 12 वर्षों का जो है आम आदमी पार्टी का कुशासन, ये भी पूरे देश ने देखा। और किस तरह से 100 दिनों के भीतर, सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, ओखला का लैंडफिल 60 मीटर ऊंचा कचरे का पहाड़, सिर्फ 100 दिनों में उसको 20 मीटर जो है बायो माइनिंग की पद्धति का सदुपयोग करके जो है 20 मीटर उस पहाड़ को कम कर दिया गया। आयुष्मान भारत योजना 6 लाख परिवारों को सीधे सहायता पहुंचा दी गई। ये नारी महिला सम्मान योजना के तहत कब से बातें कर रहे थे, पंजाब में तो आज तक नहीं दे पाया। महिला सम्मान की बात बीजेपी करती है, तो महिला के सम्मान के लिए राशि का आप लोगों ने वादा किया था, महिला सम्मान में, हाँ नहीं, वही नहीं, उसी पर आया राजीव जी। 5100 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ये तो लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने घोषणा की थी, 6 महीने में बजटीय प्रावधान भी नहीं कर पाए थे। पंजाब में आज दिन तक नहीं दे पाए। पंजाब में चुनाव के समय की घोषणा थी। आम आदमी पार्टी को जरा सा भी शर्म हो तो पहले पंजाब की जनता से माफी मांगे, दिल्ली की जनता को जो छलने का कुकर्म किया उसके लिए माफी मांगे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बजटीय प्रावधान करके व्यवस्था कर दी। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की जो है राशि का आवंटन प्रारंभ हो गया। महिला हॉस्टल हमने कहा था बनाने के लिए, उसमें से
5 का काम प्रारंभ हो गया, 100 का लक्ष्य है। देवी बस योजना में 400 ई बसें जो है सड़कों पर उतर चुकी हैं, 2000 बसों का हमारा लक्ष्य है। तो हम तो जो है दिल्ली का कायाकल्प करना जो है प्रारंभ कर दिया गया है। यमुना में 34 एसटीपी प्लान के लिए 2000 करोड़ रुपयों का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, नारी शक्ति को आप बता रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत नहीं किया इन्होंने? क्या हकीकत है आज के समय में नारी शक्ति की? राजीव भाई, नारी शक्ति की हकीकत तो 2 लाइनों में क्लियर हो जाती है और आप भी मानेंगे और ऑफ द रिकॉर्ड तो प्रेम भाई भी मानेंगे। विजय शाह के भाजपा में रहते हुए और मंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल का दौरा बेईमानी है, शर्मनाक है। क्योंकि उस विजय शाह ने सेना की वर्दी पर और महिलाओं पर जितना करारा, गंदा, नीच और निर्लज्ज प्रहार किया था, वो भूतो न भविष्यतो उसकी मजम्मत भाजपा ने भी करी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने मंत्री पद से भी नहीं हटाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पद से भी बर्खास्त नहीं किया। आपके सामने है। तो नारी शक्ति पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है, जुमलेबाजी जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो आज देश ने सारी तरीके से स्पष्ट रूप से देख ली कि इनके यहां के धाकड़ हो, चाहे मैनपुरी का नेता हो, चाहे बब्बन सिंह रघुवंशी हो। ये कहकर के मैं इस बात को हल्का नहीं साबित करना चाहता कि विजय शाह जो आदमी आज की डेट में सेना की बेटी, देश की बेटी सोफिया कुरैशी के ऊपर जिस तरीके से गंदा प्रहार करके आज भी मंत्री बना बैठा है और प्रधानमंत्री, ये एक बड़ा सवाल है सुरेंद्र जी, बड़ा सवाल है। प्रेम शुक्ला जी इसी पर पर्टिकुलर जवाब कि जब नारी शक्ति की बात पीएम मोदी कर रहे थे तो विजय शाह पर बीजेपी ने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। अच्छा, टंचमाल वाले दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने निकाल ही दिया। तंदूर कांड वाले कांग्रेसी जब महिला सम्मान की बात करते, स्वयं प्रियंका वाड्रा, उनके साथ कांग्रेसियों ने इस देश में छेड़खानी प्रियंका वाड्रा तक से करने से कोई कमी नहीं छोड़ी। इनकी सर्वोच्च नेता की पुत्री प्रियंका वाड्रा के साथ छेड़खानी करने का काम कर दिया गया। अरे भाई, इनके मंत्री राजस्थान में थे। प्रेम शुक्ला जी, अगर किसी और की पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं तो क्या आपकी पार्टी के नेता भी बयान देंगे? आप तो कहते थे कि आप अलग तरह की राजनीति करते हैं, आपकी पार्टी में कार्रवाई नहीं होती क्या? विजय शाह ने जो सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया, विजय शाह जी के और विजय शाह पर एफआईआर है। विजय शाह पार्टी ने कार्रवाई क्या की? तो पार्टी में बने हुए कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए। कौन सा एफआईआर दर्ज हुआ? करेगी ना वो पार्टी तय करेगी, कार्रवाई करेगी पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह के खिलाफ सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोल पाई जी। मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहा उन्होंने। इनकी महिला कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा को टंचमाल जैसे अभद्र निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करने वाले दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैं विजय शाह का विरोध कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत अगर असली राजपूत है तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाए। अगर असली राजपूत है, चुनौती है मेरी। मैं विजय शाह को बोलता हूं दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, शर्मनाक बयान है, निंदनीय बयान है, लेकिन कह दे दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक वाक्य। सुरेंद्र जी बोलो। मैं जवाब दूं। देखिए, भारतीय जनता, मैं तो बिल्कुल वो भी कहूंगा, चिंता मत कीजिए, हम असली राजपूत हैं और हम आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं उठाएंगे कि आप असली शुक्ला हैं कि नहीं हैं या आप असली पंडित हैं कि नहीं। हम आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं, लेकिन आप दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल के दिखाइए ना, तय कीजिए। पहले अपने खिलाफ सुन लीजिए, बोल के तो दिखाइए राजपूत जी। मैं आपके बीच में मत नहीं बोला ना, आप बोल ही नहीं पाएंगे, आप बोल ही नहीं पाए। ठीक है, प्रेम जी मेरे खिलाफ मेरे बीच में बोले थे। ठीक है, उन्होंने निंदा की, उन्होंने बयान की निंदा की। सुरेंद्र जी, तो अब मैं आपको बयान की निंदा कर देने से अगर विजय शाह के कुकर्म दूर हो गए हों तो भाई कोई बात नहीं। धाकड़ ने जिस तरीके से वो क्या नाम हाईवे पे जो काम किया है वो दूर हो गया हो तो दो भी मान लीजिए। मैनपुरी का इनका नेता जो 130 वीडियो के साथ में और मैं आपको उत्तर प्रदेश के बब्बन सिंह रघुवंशी जी जिस तरीके से किए हो, मैं दिग्विजय सिंह के उस बयान की निंदा करता हूं, घनघोर निंदा करता हूं और लीजिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। सुरेंद्र जी निंदा करते, लेकिन सुरेंद्र जी ये बात तो आप स्वीकार करेंगे ना कि जो मौजूदा सरकार है वो कम से कम आधी आबादी को स्थान तो दे रहे हैं, उनका जिक्र तो हो रहा है। आज पीएम जब मध्य प्रदेश में थे वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं दिखी, ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन को नाम दिया गया।
जी 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 ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज अगर हमारी उन 26 विधवाओं को उनके पतियों का जो हत्या हुई है, जो जिस तरीके से आतंकियों ने हत्या की, क्या उसका बदला ले लिया गया? क्या वो आतंकी जिंदा हैं या मर गए हैं, या आतंकियों का क्या हुआ बताएंगे? जो शख्स अब 26 महिलाओं के, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, वो आदमी ऑपरेशन सिंदूर की बात करेगा? आप बताइए, हमारी सेना के शौर्य का, हमारी सेना के पराक्रम का, हमारी सेना की व्यावसायिक दक्षता का वो राजनीतिक लाभ उठाएगा? हमारी सेना जब पीओके लेने के लिए तैयार खड़ी, सारे आतंकी अड्डे उन्होंने खत्म कर दिए, सबके सब उन्होंने एयरबेस खत्म कर दिए, पीओके हम लेने जा रहे थे, क्यों सीज फायर कर दिया? काहे को डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए? काहे को ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्रेम शुक्ला जी। मैं बाद में दूसरे गेस्ट के पास भी जाऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मैं इस पर पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर विशेष जवाब चाहूंगा कि भाई किन शर्तों पर सीज फायर के लिए हम राजी हुए? हमारी सेना फ्रंट फुट पर थी, ठीक है सुरेंद्र जी सवाल पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी से कि हमारी सेना फ्रंट फुट पर थी, किन शर्तों पर हम तैयार हुए सीज फायर के लिए? ये विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। वो सेना के शौर्य की कहीं पर भी जो है बुराई नहीं कर रहा, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल तो है वाजिब कि भाई हम किन शर्तों पर राजी हुए सीज फायर के लिए? क्यों हम लोग मान गए जब वो आतंकी के साथ वो देश खड़ा हो गया? हाँ बताइए। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच में 1248 लोगों का सिंदूर उजड़ा, 1248 महिलाओं का। तब क्या सेना नहीं थी? तब सेना क्या पीओके लेने की स्थिति में नहीं थी? 26/11 के बाद तारीफ कर दी ना आपकी, प्रेम जी तारीफ कर दी ना कि आपने डिसीजन लिया, आपने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, लेकिन हमें सीज फायर के लिए हम राजी क्यों हुए? किन शर्तों पर ये बताइए। सुरेंद्र जी प्लीज, अभी मेरा सवालों से उनका जवाब दीजिए, मैं दूसरे मेहमान के पास भी जाना है। हिस्ट्री पर नहीं जाना, शुक्ला हो तो सही जवाब दो। हिस्ट्री पर नहीं जाना प्रेम जी, हम तो तारीफ कर रहे हैं ना, सेना ने बड़ा शानदार काम किया, लेकिन हम किन शर्तों पर तैयार हुए? दुम दबा के जो बैठ गए, जो पाकिस्तान के सामने जो है तलवे चाटने लगे, असली राजपूत है। दुम दबा के जो आप बैठे हो, कायर आप हो, कमजोर आप हो, निकम्मे आप हो। ये क्या तरीका है? देखिए ये डिबेट का तरीका नहीं है। देखिए एक करके प्लीज दोनों का फेडर डाउन कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, अब इससे प्रेम शुक्ला जी और मैं स्क्रीन पर रहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल है प्लीज, ये दर्शक भी जानना चाहते हैं, तो हमारे देश के आवाम जानना चाह रही है ना कि हम वॉर कोई भी नहीं चाहता, वॉर होना भी नहीं चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान है, लेकिन हम किन शर्तों पर राजी हुए भाई? हम अगर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तो हम राजी क्यों हुए? वो तो आतंकवाद के साथ खड़ा हो गया था। उसी का उत्तर दे रहा हूं। हाँ दीजिए। राजीव जी, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन बीच में चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि 26/11 के बाद जो लोग कायरतापूर्ण शर्म अल शेख में जाकर ये कह रहे थे कि आतंकी हमले होने के बावजूद हम पाकिस्तान से वार्ता करेंगे, 26/11 के कायराना हमले के बाद जब जिन लोगों को एयरफोर्स के फाली मेजर ने कहा कि हम कराची स्थित कमांड सेंटर को उड़ाने की स्थिति में है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते, और ये मेरा आरोप नहीं है, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसलिए एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को अनुमति नहीं दी क्योंकि इससे उनको मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण पर विपरीत परिणाम की आशंका थी। तो जो मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में 1250 से अधिक लोगों को विधवा होने के बावजूद भी फिर मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हमने घुसकर कार्रवाई की है, हमने कार्रवाई की बॉस, हम तो फ्रंट फुट पर थे, तो हम क्यों राजी हुए? 10 सेकंड दीजिए ना, उत्तर आ जाएगा। हाँ 10 सेकंड दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। हमने ये कहा था कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे। ठीक है। भारत ने आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया, 9 आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त करके 150 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। और भारत ने ये जानकारी उनको दे दी थी कि हमने आतंकियों को मार दिया, हम कोई युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। वहां से जब हमारी सेना पर उन्होंने हमला करने का दुस्साहस किया तो उनके 11 वायुसेना के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। जब वो कान पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांगने लगे तो हमने कहा ठीक है, आप हमले बंद कीजिए, हम तो वैसे भी हमला करने के पक्ष में नहीं। उम्मीद है सुरेंद्र जी, देखिए जवाब दे दिया कि उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी कि आप नहीं करेंगे, तो इसलिए सीज फायर हुआ। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, अब इस पर सवाल नहीं उठेंगे। सुरेंद्र जी सर, अगर हमें जवाब मिल गया होता, वो 5 आतंकी मारे गए होते तो हम मान लेते।
दिल्ली में आज 100 दिनों के काम को गिनाया गया। मुझे सुरेंद्र जी और प्रेम जी, आप दूसरे मेहमानों को भी आप सुन लीजिए प्लीज। 100 दिनों का जो पूरा का पूरा ब्यौरा रखा गया है रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से, तो इस ब्यौरे को देखते हुए आपको लगता है कि वर्ल्ड क्लास बनने की दिशा में आगे है दिल्ली? देखिए, मुझे लगता है कि इनके 3 महीने की सरकार में जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मस्त है। अभी मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि 10 साल में कोई काम नहीं किया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी 2025 में, तो भारतीय जनता पार्टी को यह कहना पड़ा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के सारे वेलफेयर की स्कीम को हम जारी रखेंगे। अगर नहीं कहा तो बताइए। तो हमने जो काम किया था अच्छा काम, तभी तो आपको कहना पड़ा कि उस काम को हम जारी रखेंगे। और आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे दिल्ली को। कोई आम नेता नहीं, कोई छोटा नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में आकर कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में फैसला होगा और 8 मार्च से पहले 2500 हर महिला को मिल जाएगा। महिला बाट देख रही है कि 2500 कब आएगा। आपने 100 दिन में चर्चा भी नहीं करा, प्रावधान हो गया है, आते ही काम चल रहा है, आपने कहा था कि आते ही नहीं। मैं नहीं, तो मैं प्रधानमंत्री फिर झूठ बोल रहे थे ना। प्रधानमंत्री ने कहा था 8 मार्च तक आ जाएगा, और मैं विश्वास करता हूं प्रधानमंत्री जब बोल रहे होंगे तो होमवर्क करके बोल रहे होंगे, और अगर होमवर्क करके नहीं बोलते हैं तो फिर देश के लिए बड़ा खतरनाक है। दूसरी बात, आज देखिए दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। आज दिल्ली में 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन्वर्टर खत्म कर दिया। इन्वर्टर का व्यवसाय खत्म हो गया था, फिर से शुरू हो गया। हमने आज किसी भी अस्पताल में जाइए दवाइयां नहीं मिलेंगी। जिस दवाई माफिया को हमने खत्म किया था, आज दवाई माफिया फिर जाग गया। आज दिल्ली के माता पिता जिनके प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, इस गर्मी में दोपहरी में जाकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और आज तक मुख्यमंत्री ये निर्णय नहीं ले पाई कि बढ़ी हुई फीस वापस हो, या जिन पे बच्चे ने फीस नहीं जमा किया बढ़ा हुआ उसको वापस ले लिया जाए। कोर्ट के जब दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, तो आखिर कौन सी मजबूरी है मुख्यमंत्री की कि ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? ठीक है, 20 सेकंड का इस पर प्रेम जी आपसे रिएक्शन लूंगा, फिर मैं विशाल जी के पास जाऊंगा। इनसे परेशान है प्रेम शुक्ला जी, 20 सेकंड का रिएक्शन दीजिएगा इस पर। देखिए, इनके कुशासन का ये हाल था कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव पहले कह रहे थे कि महिलाओं के खाते में पैसा देंगे, बजट का प्रावधान तक नहीं कर पाए। इनकी स्थिति ये थी, लैंडफिल का मैंने आपको बताया, कब से कह रहे थे कि हम कचरे का जो है पीएम ने वादा किया था कि 8 मार्च से पहले आ जाएंगे, यमुना साफ कर देंगे। कहां साफ कर दी, कहां साफ कर दी, कहां सा? अरे उस पर तो हमने व्यवस्था प्रारंभ कर दी ना। तो 8 मार्च का कहा तो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, ये तो बजटीय प्रावधान नहीं कर पाए। तो अरविंद केजरीवाल को झूठा कहूं कि लंपट कहूं कि लफाज कहूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की हमारी आदत नहीं है। लेकिन चूंकि ये इस तरह के प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह के, मुझे बताइए ना कहां दिया? अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के पहले घोषणा की थी कि हम महिलाओं के खाते में पैसा डालेंगे। नवंबर में चुनाव हुए, 6 महीने का समय था, 1 रुपए का प्रावधान किया था क्या? फॉर्म भरवाए थे आपने चुनाव के समय? पंजाब में नहीं हुआ संजीव जी, फॉर्म भरवाने के बाद सवाल पूछेंगे, क्योंकि यही तो आपको दिल्ली में आप हारे, इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी थी कि लोगों को पता था कि पंजाब में आपने क्या वादा किया और फुलफिल नहीं किया। राजीव जी, मैं तब भी विधायक था और मैं आज भी पंजाब में आज दिन तक नहीं किया है। बड़े टीवी चैनल पे आज तक में सफेद झूठ बोल रहे हैं। हमने बजट में प्रावधान किया था, बजट में पैसा एलोकेट किया गया था। इनके एलजी के जरिए जबरदस्ती रोकने की साजिश की गई। चुनाव से पहले अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास बांटने की अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, सामने चुनाव है, चुनाव के बाद हम कर देंगे। क्यों सफेद झूठ बोलते हो? एक बात। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कहते हैं प्रावधान कर दिया, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना भाई 8 मार्च से पहले दे देंगे, तो प्रधानमंत्री जी किससे भरोसा करेगा? रही पंजाब की बात, तो पंजाब में हमने 5 साल में हमें पूरा करना है। हमने टाइमलाइन नहीं दिया था और हम पूरा करेंगे 5 साल में। एक एक वादे पूरे करेंगे जो हमने किया था। अरविंद केजरीवाल जो वादा पंजाब में 5 साल में पूरा करेंगे, यहाँ 100 दिन में पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह वादा जो हुई चुनाव, ये सवाल तो बीजेपी का वाजिब है ना कि आप यहाँ 100 दिनों में मांग रहे हैं और अपने आप कह रहे हैं हमने टाइमलाइन नहीं दी। तो आपको नहीं लगता कि जैसे आपकी सरकार बनती, अगर इन 5 सालों के लिए आपको देना चाहिए था, अब सरकार जो है आप चुनावों की ओर बढ़ेगी तब आप देंगे, तो उसका क्या फायदा? नहीं, देखिए हमने मार्च 2024 में और चुनाव के अलावा कुछ नहीं सोचते हैं संजीव जी। हमने बजट में एलोकेशन फंड कर दिया।
इनके एलजी ने दिल्ली को तहस नहस करने की पूरी क्यों कोशिश नहीं की। आपने व्यवस्था दिल्ली की की? व्यवस्था ऐसी है, पंजाब में किसने रिपोर्ट रोका करते हैं आपको? एलजी को, और पंजाब एलजी के बारे में सवाल है। बनाया कि चुनाव से पहले पंजाब के बारे में है। पंजाब में देंगे, पंजाब में क्यों नहीं चिंता बस्ती न प्रावधान करें, आप कर रहे चुनाव हैं? में वोट मांगने जाइएगा और आप कहिएगा। कब? अच्छा राजीव जी, नहीं देंगे क्योंकि मैं झूठे प्रेम हैं शुक्ला आप। कहना चाहता हूं क्योंकि झूठे कि हैं पंजाब आप। के प्रेम जी, चुनाव उनको के सुनिए, दौरान 20 सेकंड हमला संजीव जी करके बात कर रहे दिया। होंगे, विशाल जी तो की ये बात बात कर करके हैं, निर्णय चूंकि लेते हैं। 1000 रुपया इन्होंने जन दिया है कल्याण इसलिए हमको आपका वोट जो है, करो, कहीं से इसलिए हमको लक्ष्य वोट नहीं है। करो। कहोगे ना अगर पंजाब जन में हमने कल्याण 1000 लक्ष्य रुपए नहीं दे है। दिए तो पंजाब चुनाव चुनाव में में जाना वोट और कहना मांगना चूंकि लक्ष्य 1000 है। रुपए दे दिया इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट करना। अगर है हिम्मत तो कर लो वादा। ठीक है, वो दावा कर रहे हैं कि दे देंगे। ठीक है, आप प्रोफेसर विशाल, दिल्ली के 100 दिनों का कार्यकाल और पीएम मोदी के स्पीच, इन दोनों पर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि क्या आपको विजन लग रहा है नारी सशक्तिकरण को लेकर मौजूदा सरकार का, और दिल्ली की सरकार किस तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, पहले मैं दिल्ली की सरकार का उत्तर दे लूं, उसके बाद मैं नारी सशक्तिकरण का उत्तर दे लेता हूं। देखिए राजू जी, जो 100 दिन होता है वो दिन ऐसे होते हैं कि जहां पर जो उम्मीदों का विमान होता है वो प्रयासों के आसमान में पहली उड़ान भरता है। अभी मैं सुन रहा था, कितनी अजीब विडंबना है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम 5 साल में करेंगे जो पंजाब में वादा किया है, और यहां पर आप कह रहे हो कि 100 दिन में क्यों नहीं किया तो बजट का एलोकेशन कर दिया ना, आप तो फार्म भरवा रहे थे। अरे क्यों झूठ बोलते हो? पब्लिक है, ये सब जानती है। मैं बताता हूं क्या था राजू जी। इनकी सरकार थी 3G की, घपला, घोटाला और घूसखोरी नाम की सरकार थी। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो 4G की सरकार है, ग्रोथ की सरकार है, परफॉर्म की सरकार है, रिफॉर्म की सरकार है और ट्रांसफॉर्म की सरकार है। मैं एग्जांपल देता हूं ट्रांसफॉर्म कैसे। 1700 अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनियां हैं, एक भी कॉलोनी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था। इनसे पूछिए कि जाकर देखें, 4000 करोड़ रुपए के साथ 40 सेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम अलाउ हुआ, शुरू हुआ। तो ये क्या है? परफॉर्म। अब जहां नहीं है वहां पे रिफॉर्म। यमुना की बात करते थे, केंद्र सरकार से भी पैसा मिलता था, जरा इनसे पूछिए क्या हालत थी। और तब कहते थे कि ना अगर अगले चुनाव के पहले सफाई ना हो पाई तो हमको वोट मत देना। जनता ने देख लिया, 22 कम से कम ऐसे नाले हैं, क्यों नहीं सफाई शुरू हुई थी। अगली बात, स्कूलों की बात कर रहे थे। ये जो डॉक्टर, इनसे पूछिए, एक छात्रवृत्ति योजना शुरू किए थे डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे। इनसे पूछिए कि बच्चे कोचिंग करेंगे, उसका खर्चा हम उठाएंगे। लोग जो कोचिंग वाले हैं, स्कीम वाले, वो जो है माननीय न्यायपालिका में उनको जाना पड़ा। ये तो थी इनकी सरकार। तो ये सरकार काम कर रही है, वो सबको सामने दिख रहा है। एक बात, अब आपने कहा नारी सशक्तिकरण की बात, मैं सुन रहा था यहाँ पे वो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता जी कह रहे थे कि वो कहाँ गए जो हमारी बहनों माताओं का सिंदूर उजाड़े। अरे मानव, 26/11 के बाद भी तो सिंदूर हमारी माताओं बहनों का उजड़ा था ना। क्या किया था? वो ऐसे तो बार बार कहते हो कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप की बात माना, क्यों। और जब माननीय प्रेम शुक्ला जी ने बराक ओबामा की किताब का रेफरेंस दिया तब वो नहीं मानोगे? अरे कहीं तो स्टैंड करोगे। ये बात करते हैं सेना की, इनसे पूछिए ना, सेना को के जो है अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने वाला या जो है कहने वाले, पूछिए इनसे माफी मांगे थे। यहां पर तो चलिए ठीक है, जो भी एमपी के वो नेता का बयान है अति निंदनीय, अति शर्मनाक, कानून अपना कार्रवाई कर ही रहा है, मामला न्यायालय में, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। इनसे पूछिए ना कि वो एयरफोर्स के ऑफिसर को मारने वाला यासीन मलिक, उसको तो पीएमओ में बैठा के उसको जो है बुलाया गया था, पूछिए ना। ये सेना के पराक्रम की बात। आवाज जब हमारी सेना ने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद घुटने पर लाकर मजबूर कर दिया, उनके डीजीएमओ का फोन आ रहा है, तब अब ये कह रहे नहीं ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। वाह, अरे कहीं तो स्टैंड करोगे, लेकिन नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी एक छोटा सा रिएक्शन। जो फितरत है वो जुबान पर आ ही जाती है, इसलिए साच को आंच क्या। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं 10 सेकंड। और रही बात महिला सशक्तिकरण की, आप देखिए कल ही शायद न्यूज में था, हमारी पहली बार बेटियों ने एनडीए का वो कैडेट पास किया, जो है मतलब एक जो है बैच निकला है। वो महिला आरक्षण बिल विधेयक किसके समय में पास हुआ? तो ये होती है दृढ़ इच्छा शक्ति, ये होता है
संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की जो है कोर्ट का भी तो एक इसलिए कम से कम निर्णय रहा है। लेकिन सुरेंद्र जी आपका रिएक्शन सुरेंद्र जी। दो तीन चीजें बड़ी साफ है। पहली बात तो भारत के राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो छदम चेहरा होते हैं वो सीधे सीधे खुल करके आया करें। 26/11 पर बात कर रहे हैं तो 26/11 पर हमने विशाल जी पर बोलिए ना, सारे आतंकियों को मार दिया था, ठीक है ना, हमने सारे आतंकियों को मार दिया था। एक मिनट अब आप चुप रहिए, आप प्रेम शुक्ला मत बनिए। हाँ। आरएसएस को तो 26/11 में हमने नहीं विशाल जी वो नहीं बोल रहे थे जब आप बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने नहीं कहा। अभी सिर्फ सुरेंद्र जी की आवाज आएगी। हाँ सुरेंद्र जी बोले। एक आतंकी को हमने जिंदा पकड़ लिया था, अजमल कसाब को, उसने हमें कानून सम्मत हमने उसको फांसी दी, और बाकी सारे आतंकियों को हमारी सुरक्षा बलों ने मार डाला था। और हमने पूरे पाकिस्तान को इस तरीके से जकड़ लिया था, पूरी दुनिया के देश हमारे साथ होकर के पाकिस्तान को हमने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। उसको हमने किसी भी तरीके का आगे भागने का मौका नहीं, घुटने टेके हुए पाकिस्तान था। और आज की डेट में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या नाम, वर्तमान सरकार के नेतृत्व में और सेना के नेतृत्व में, इस समय हमको पीओके लेने का बड़ा सुनहरा मौका था। तो लेकिन अब ये इस सुनहरे मौके को, प्रधानमंत्री जी की कायरता को छुपाने के लिए कभी ये 26/11 पे आ जाएंगे, कभी 1971 पे आ जाएंगे, कभी 1965 पे आ जाएंगे, कभी 1962 पे आ जाएंगे, कभी 1948 पे आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ किस बात के लिए कि अमित शाह जी ने संसद में कहा कि अगर 3 दिन नेहरू जी और युद्ध लड़ लेते तो पीओके हमारा होता। अब आज हम ये पूछ रहे हैं, चूंकि अब ये भी इतिहास का हिस्सा हो चुका है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अगर 3 दिन आप और युद्ध लड़ लेते तो आज पीओके हमारा हिस्सा होता। प्रेम शुक्ला जी, क्या इतिहास का हवाला देके मौजूदा परिस्थिति से बचना उचित है? बहुत अच्छा मौका था प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस भी ये कह रहे कि बहुत अच्छा मौका था और यही बीजेपी की इंटेंशन भी थी। ठीक है सुरेंद्र जी, बात आगे। प्रेम शुक्ला जी, यही तो बीजेपी भी चाहती थी कि भाई पीओके हमारे पास आए। गृह मंत्री की वो स्पीच का हवाला दे रहे हैं, वो तो सार्वजनिक है ही, तो फिर हम क्यों रुक गए? डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयान दे रहे हैं। पीएम मोदी जब लगातार इतने अलग अलग प्रदेशों में गए, नहीं प्रेम जी, अलग अलग स्टेट्स में पीएम गए, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है, बोला है, पाकिस्तान को आंख दिखाई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर स्पीच दी है। और कांग्रेस का भी आज ट्वीट आया फिर से, 10वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ट्रेड के चलते यह सीज फायर हुआ है। इस पर पीएम या हमारे विदेश मंत्री खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पष्टता से कह रहे हैं, आज भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन क्यों नहीं हो रहा है कि ट्रेड के लिए हम लोग भी अगर किसी को अकल ना हो तो क्या जाए, क्या आवश्यकता इसका? ये इससे बड़ा खंडन क्या हो सकता है? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पष्टता से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, गोली चलाओगे गोला मारेंगे, तो कैसे भाई किसके कहने पे हम रुके? क्या किसी की सुनने की आवश्यकता है? और जो आप कह रहे हैं पीओके लेने की बात, तो 1971 के युद्ध में फिर जीती हुई जमीन क्यों वापस लौटा दी? क्योंकि ब्रेजनेव के आगे घुटने टेक कर खड़ी हो गई थी इंदिरा गांधी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने 1972 में संसद में इंदिरा जी को चुप करा दिया था। इंदिरा जी के मुंह से आवाज नहीं निकली। 1965 में हाजी पीर दर्रा क्यों वापस लौटा दिया था? किसने? और 26/11 के बाद आपने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया 2015 में, FATF में ग्रे लिस्ट में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 26/11 के बाद शर्म अल शेख में इतनी बेशर्मी से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खड़े होकर कहा था कि हमने तो बलूचिस्तान में आतंकवाद को हम भी सपोर्ट करते हैं, और शर्म अल शेख में आपने साइन किया था कि आतंकी हमले होने के बावजूद भी वार्ता नहीं रुकेगी। इससे अधिक कायरता, इससे अधिक जो है कदरता और क्या हो सकती है कि आपके देश में घुसकर आतंकी हमले करने के बाद, सैकड़ों निर्दोषों की हत्या करने के बाद आपका प्रधानमंत्री दुम दबाकर शर्म अल शेख में कहे कि आप आतंकी हमले करते रहे, फिर भी हम बातचीत जारी रखेंगे। ये साइंड एग्रीमेंट है, शर्म अल शेख का डिक्लेरेशन है। इससे अधिक शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, कायराना सुरेंद्र जी 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए फिर किया था। और शर्म अल शेख का डिक्लेरेशन, ठीक है, आप चाहें तो तत्काल प्रेम शुक्ला जी बात आ गई। अभी आप ऑपरेशन सिंदूर जारी है सुरेंद्र जी। शर्म अल शेख का डिक्लेरेशन जी। क्या नाम, राजीव भाई, 1971 के युद्ध में इंदिरा जी ने क्या क्या कमियां की थी वही बात पाकिस्तान कहता है, वही बात भाजपा कहती है। भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान इंदिरा जी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एक भाषा बोलते हैं।
तो क्या पाकिस्तान के एजेंट है भारतीय जनता पार्टी वाले? जब हमने एक पाकिस्तान को दो पाकिस्तान कर दिया और भूगोल, इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया, पाकिस्तान वाले कहते नहीं इंदिरा गांधी नहीं है, हिंदुस्तान नहीं जीता था, और आज भारतीय जनता पार्टी वाले भी कहते कि इंदिरा गांधी नहीं और हिंदुस्तान नहीं जीता था। तो यह भारतीय जनता पार्टी का वो है, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा और पाकिस्तान की भाषा एक क्यों है, नंबर एक। नंबर दो, वर्तमान को आप पुरानी बातों से ढकना क्यों चाहते हैं? हमारी बात यह है कि आज हमारी सेना जब वहां पर पूरी मुस्तैदी से खड़ी थी और पीओके ले सकती थी, 3 दिन की बात थी, तो हमने पीओके क्यों नहीं लिया? हमारी सेना बलूचिस्तान को आजाद करा सकती थी, हमने आखिर बलूचिस्तान को आजाद क्यों नहीं कराया? हमारे ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनके मित्र नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार और मोदी के नाम मेरे मित्र हैं, उस आदमी का ऐसा कौन सा दबाव था ताकि उन्होंने सीज फायर कर दिया? जीती हुई पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर सकते थे और इतिहास में अपना नाम बना सकते थे। अमित शाह जी ने भी यह संसद में किया था। आज उसको खाली बचाने के लिए, उस कायरता को, भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक कायरता को बचाने के लिए, और जो हमारा सैन्य नेतृत्व है, सैन्य शौर्य है, सैन्य साहस है, सैन्य पराक्रम है, वो खड़ा रहा और वो 1 सेकंड में ले सकता था पीओके को। आखिर आपने सीज फायर किया तो किया क्यों? और अगर सीज फायर इस पर आपका जवाब कि क्या चूक हो गई? क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि जो लगातार आतंक को भेज रहा है, आतंकवादियों को भेज रहा है, पता नहीं कि वो रोकेगा कि नहीं रोकेगा, तो बहुत बड़ा मौका था। यही कांग्रेस कह रहे कि क्यों रुक गए भाई? पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। संजीव जी, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या जो कांग्रेस कह रही है, जो दूसरे ऑपोजिशन के लीडर कह रहे हैं, पार्टियां कह रही हैं, वही आपके विचार भी है कि ये सीजफायर नहीं होना चाहिए था? क्या है आम आदमी पार्टी का इस पर स्टैंड? देखिए, बीजेपी अभी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन सेना को डिस्केलेट करने का ऑर्डर भी इशू कर दिया। एक बात बताइए मुझे कि हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि हम जान दे देंगे पीओके के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जीतते ही 6 महीने का अंदर ले लेंगे। सुनहरा मौका था, आखिर सेना के हाथ आपने क्यों बांधे? एक बात। दूसरी बात कि ट्रंप दर्जनों बार पूरे विश्व में घूम के कह रहा है कि सीजे फायर मैंने कराया। विश्व में छोड़िए, यूएस फेडरल कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि भारत पाकिस्तान का सीजे फायर हमने कराया। अगर ट्रंप ये बात कह रहा है तो उसका जवाब कौन देगा? देश के प्रधानमंत्री ना। वो क्यों चुप है? आज विपक्ष के लोग पूरे देश विश्व में जाकर के एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान को, और प्रधानमंत्री देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उधर ट्रंप पूरे विश्व को कह रहा है कि सीजे फायर व्यापार के कारण हुआ। तो आखिर ये कौन सा, अगर व्यापार के, अगर उनकी चुप्पी बताता है व्यापार के कारण हुआ, तो आखिर कौन सा व्यापार का दबाव था प्रधानमंत्री पे? बताना चाहिए ना। आज देश को झटका लगा है। जब देश के पास सुनहरा अवसर था तो वो अवसर खो चुके हैं, और ये अवसर इसलिए मौका था। आप भी कह रहे हैं विशाल जी, क्या ये होना चाहिए आपकी नजर में भी कि डोनाल्ड ट्रंप का बाकायदा नाम लेकर, अमेरिका का नाम लेकर और ट्रेड वाली बात को दोहराते हुए कि भारत इसका खंडन करता है, ये तो आपको लगता है कि होना ही चाहिए? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे ये भी आम आदमी पार्टी के नेता हो, या जो भी विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों किया, कैसा किया, कितने हमारे नुकसान हुए, मुझे लगता है ये सब के सब मिसओरिएंटेड हैं और कंफ्यूज्ड हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, हमारे माननीय विदेश मंत्री जी लगातार बार बार कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी का कोई वो नहीं। ये डीजीएमओ का फोन आया, आपको सुनाई नहीं पड़ता क्या? सुनाई नहीं पड़ता या सुनना नहीं चाहते हो? पहली बात। दूसरी बात, ये जो भी वहां पर बैठे वो हमें और आप विशाल जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज करते हैं वो जो कह रहे हैं? क्योंकि सीज फायर का ऐलान भारत और पाकिस्तान से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना, इसलिए उनकी स्टेटमेंट महत्वपूर्ण हो जाती है। अरे राजीव जी, तो आप एक तरफ, मैं वही तो कह रहा हूं, आप एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बात को या तो सही मानोगे, या आप अपने यहाँ के जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी की बात मानोगे। तय तो आपको करना है ना कि आपको किसकी बात माननी है, लेकिन नहीं, आपको जो अपना पॉलिटिक्स के लिए सूट करता है आपको वो बात माननी है। आप साफ साफ कहो ना कि जब सर्वदलीय पार्टी की बैठक बुलाई गई तब तो कह रहे थे कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के हर निर्णय के साथ हैं। अब क्या हुआ?
चंद दिनों में ही रंग दिखाने लगे। ठीक है, क्यों? सुरेंद्र जी, मैं आपसे और प्रेम जी से दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है कि फेडर ऑन हो जाए, कहीं फिर से कोई गाली ना निकल आए। तो ये बताइए कि क्या राजनीति हो रही है? आप जब सरकार के साथ थे तो अब सरकार के सुर में सुर क्यों नहीं मिल रहे? थोड़े अलग कैसे हो गए विपक्ष के सुर? हमारे सुर सुरक्षा के मामले पर सेना और सरकार के शाना बशाना है, पूरी तरीके से साथ में है। हमने कोई सवाल सेना से नहीं उठाया। रणनीतिक चूक पर अगर सवाल होगा तो उस पर राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हमें जवाब देना पड़ेगा। जहां तक की बात है कि सेना के शौर्य और सेना के साहस के पीछे भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी चूक जो है छिपाना चाहेगी तो उस चूक को उजागर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी तरीके से जुमलेबाजी करेगी, सोफिया कुरैशी के ऊपर जो लांछन लगाने वाले लोगों को अपने पास रखेगी और कहेगी कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो हमें सवाल उठाने पड़ेंगे। इन सवालों से बचना क्यों चाहती है प्रेम शुक्ला जी? जवाब दीजिएगा, लेकिन 10 सेकंड विशाल जी, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। आपने कहा, मैं ये कह रहा हूं राजीव जी कि जब जो है सेना की कार्रवाई का निर्णय भी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी जो भी सिक्योरिटी जो है कैबिनेट कमेटी है उसके द्वारा लिया गया था, तब वो निर्णय सही था। तब उसके बाद में बाकी निर्णय गलत कैसे हो गए? ठीक है, इसका उत्तर देंगे क्या प्रेम शुक्ला जी? क्या राजनीति हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, इस तरफ भी और उस तरफ भी? राजनीति की रोटी सेकोगे? ठीक है विशाल जी। प्रेम शुक्ला जी, जी, क्या सुप्रिया सुले आतंकवादी हैं? क्या प्रियंका चतुर्वेदी आतंकवादी हैं? जयराम रमेश कहते हैं कि जो विदेश में संसदीय दल के सदस्य गए वो आतंकवादी है। इससे अधिक निकृष्ट बयान इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के पहले और बाद में किसी ने दिया? क्या जयराम रमेश के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे में है? स्वयं अपनी पार्टी के शशि थरूर उनको आतंकवादी नजर आते हैं, आनंद शर्मा उनको आतंकवादी नजर आते हैं, मनीष तिवारी उनको आतंकवादी नजर आते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? जो है जयराम रमेश जैसा व्यक्ति जिस तरह की बातें कर रहा है, ऐसी बातें तो किसी ने नहीं की कि इस देश के सांसदों को आतंकवादी कह दिया जाए। सुप्रिया सुले आतंकवादी हो गई, इसका जवाब लूंगा, लेकिन मुझे मेरा एक सवाल है कि लोग भी ये सवाल लिख रहे हैं कि भाई हम डेलीगेशन, जैसे भारत डेलीगेशन भेज रहा है, इजराइल तो ऐसे डेलीगेशन नहीं भेज रहा कि वो जो अटैक कर रहा है वो तो ऐसा नहीं कर रहा है, या फिर रूस और यूक्रेन के बीच में इतना लंबा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनके प्रतिनिधि देश देश में जाकर ऐसा तो नहीं कर रहे जो हम करें, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमने इसका लाभ भी देखा किस तरह से जो है कोलंबिया का कि किस तरह से जो है चेंज हुआ, किस तरह से किसी समय पे इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोलंबिया का क्या स्टैंड था और कोलंबिया ने कैसे अपना स्टैंड चेंज कर दिया। इजराइल की जो विदेश नीति है और रूस की विदेश नीति है और भारत की विदेश नीति, इसमें अंतर होना स्वाभाविक है। भारत की विदेश नीति संप्रभु भारत अपने हितों को, अपनी विदेश नीति का संचालन कैसे करता है, क्या इसके लिए इजराइल रोल मॉडल है? ठीक है सुरेंद्र जी, अब आपका रिएक्शन। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो जयराम रमेश जी ने हमारे किसी भी सर्वदलीय सांसद को आतंकी नहीं कहा। प्रेम शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उन्होंने ये कहा कि हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के लोग भी विदेश में घूम रहे हैं और इधर हमारे क्या नाम बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले 5 आतंकवादी भी फ्री घूम रहे हैं, उन्होंने ये कहा। इसलिए इस तरीके का भ्रम पैदा करना उचित नहीं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने आखिर हासिल क्या किया? एक न्यूज एजेंसी हमारे हिंदुस्तान की है, आपके चैनल पर नाम नहीं लूंगा, उसको छोड़ करके आप मुझे बता दीजिए पूरे दुनिया में जहां जहां हमारा प्रतिनिधि मंडल गया है वहां वहां किस अखबार में, किस चैनल में हमारा क्या नाम बयान आया है और अमेरिका के ट्रंप प्रशासन में कौन से आदमी हमारे प्रतिनिधि मंडल से मिले हैं? क्या राष्ट्रपति ट्रंप मिले, क्या रेबियो मिले, क्या जेडी वेंस मिले, या कौन मिला है हमारे प्रतिनिधि मंडल से? जरा ये बता दीजिए हमारा आउटकम क्या रहा। कौन मिल रहा है? और सच बात यह है कि 73 देशों में 126 बार घूमने सारे महत्वपूर्ण लोगों से भेंट हुई है। एक भी दोस्त अपना सुरेंद्र जी सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला जी, एक भी अगर आप अपना दोस्त नहीं बना पाए तो ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है। जो लक्ष्य किया गया था, प्रेम जी सवाल ऐड करते हुए थोड़ा सवाल जो लक्ष्य आप जवाब दीजिएगा। मेरे तो इसमें सवाल ऐड करना चाहता हूं। सवाल यह है कि भारत ने जब पाकिस्तान पर ये जो स्ट्राइक की तो ये भी आरोप लग रहा है कि भारत में जो टेरर अटैक हुआ उसकी तो निंदा की गई, लेकिन भारत ने जो ये स्ट्राइक की जिसमें एयरबेसिस को अटैक किया गया, तो भारत के स्ट्राइक की किसी ने सराहना नहीं किया, भारत का सपोर्ट किसी ने नहीं किया।
देखिए, आतंकी हमले की निंदा ही लोग करेंगे। लोग जो है पूरा, आप पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो मुस्लिम राजनीति के दो धुरियां हैं, वो दोनों धुरियों ने जो है पाकिस्तान की निंदा की। ये पहली बार हुआ था। आप तो याद कीजिए ना, 1971 के युद्ध में सऊदी अरब आपके खिलाफ प्रस्ताव लेकर खड़ा हुआ था। आप पूरा 100 देशों ने जो है 1971 के युद्ध के समय 100 देशों ने आपके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लेकर खड़े हुए थे। आज एक देश आपके खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं। सिर्फ तुर्की और चीन को छोड़ दीजिए तो कौन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है। अभी रूस के बारे में कल फर्जी खबरें जो है, शुक्ला जी, अब मेरे पास समय जो है इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में थे, दिल्ली में सारी बातें रखी गई और इसी पर जो ये चर्चा हुई है आपके सामने थी। और इसके साथ इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।